Our session now is titled Courage Under Fire. Let's put our hands together for two icons of Indian sport. The man who cleared 2.08 meters to take the Paris gold, Praveen Kumar. Let's welcome Praveen to the stage. बहुत बहुत स्वागत है आपका Praveen. And alongside him, let's welcome the woman who redefined Indian shooting with the historic third Paralympic medal in 2024, Avni Likhara. A huge round of applause for our champions. I also request ABP's Dibang ji to please join us on the stage to lead the conversation. Dibang ji, हमारे साथ जुड़ जाइए स्टेज पर. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. We look forward to hearing your stories. नमस्कार, मैं हूं दिबांग और बेहद ख़ास मेहमान, तो बेहद ख़ास खिलाड़ी, दो गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया, भारत की शान बढ़ाई. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आइडियाज़ ऑफ इंडिया में, जो ABP नेटवर्क का बहुत ख़ास कार्यक्रम है. तो प्रवीण, अवनी से शुरू करें. अवनी, 2012 में एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से एक तरीके से आपकी ज़िंदगी बदली. क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. आई वाज जस्ट 11 व्हेन आवर फैमिली मेट विद एन एक्सीडेंट और हम लोग धौलपुर जा रहे थे एंड द कार काइंड ऑफ टॉपल्ड 3-4 टाइम्स एंड आई वाज लाइंग इन द बैक सीट एंड दैट्स हाउ आई गॉट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और मुझे पैराप्लीजिया हो गया एंड देन द होल लाइफ काइंड ऑफ चेंज्ड लाइक इन सेकेंड्स. आई वाज ऑन अ व्हील चेयर नाउ. Starting 6 months were on I was on like total bed rest, and then I was just at home for like 2 years, and after that my family, they kind of supported me, and that's how the life went ahead after that. ये जो एक्सीडेंट है उससे पहले आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी, कुछ स्पोर्ट्स करती थी? No, not at all. I was not at all into any sports. I was into other curricular activities like dancing and singing and you know जो भी स्कूल में होता है, but mostly पढ़ाई, that's it. इन्होंने कहा है कि डांसिंग और सिंगिंग, आप अगर तालियां बजाएंगे तो मैं इनको सिंगिंग के लिए कहूँगा. अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में, तब तक आप गाना सोच लें. पर आप ये बताइए कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि करना है, या आप तो लगता है कि मोबाइल फ़ोन देखती रहती होंगी कि अब तो, या आईपैड में देखते रहीं, क्या माहौल था घर का, वो पूछ रहा हूँ. तो लाइक आई सेड, आई वाज होम स्कूल फॉर 2 years और मुझे लगा कि शायद मेरे पेरेंट्स को इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं घर पर फ्री हूँ, तो दे थॉट ओके वापस स्कूल में एडमिशन कराते हैं. देन इन 2014 आई अगेन वेंट बैक टू स्कूल एंड उसके बाद में बिकॉज दे वांटेड मी टू लिव एज नॉर्मल एज पॉसिबल, तो मेरे स्कूल में, आई वाज फ्रॉम KV, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का काफ़ी कल्चर है एंड एवरीवन वाज पार्टिसिपेटिंग इन सम स्पोर्ट और अदर. And I would just, like my house is just beside the shooting and archery ranges, so summer vacations mein my parents, they kind of took me to the shooting range and that's how it started. So it was more like their idea. पर शूटिंग अपने आप में तो बहुत एक्सपेंसिव किस्म का खेल है और काफ़ी भारी, उसके राइफल काफ़ी भारी होती है. तो कैसे शुरुआती क्या मुश्किलें आईं, कैसे उस पर पार पाया?
जब स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी राइफ़ल एक राइफ़ल ही 1.5-2 लाख की आती थी एंड इनिशियली इतना इन्वेस्ट करना वो भी इफ़ यू आर नॉट श्योर कि यू वांट टू गो अहेड विद दैट सो वो डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट था एंड स्पेशली बिकॉज उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाउ पैराशूटिंग वर्क्स इतने स्पेशलाइज्ड कोचेज़ नहीं होते थे बिकॉज नॉर्मली दे स्टैंड एंड शूट एंड बैठ के शूटिंग करने में राइफ़ल में मॉडिफिकेशंस बहुत होते हैं व्हीलचेयर शूटिंग की एक डिफरेंट व्हीलचेयर होती है एक्सेसरीज़ डिफरेंट होती हैं किट डिफरेंट होती है एवरीथिंग कुछ भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है एवरीथिंग वी हैव टू इम्पोर्ट इट सो वो सब उस टाइम पे उसके बारे में पता करना देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स बहुत सारे जुगाड़ जो इंडियन मेड करे एंड इनिशियली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज द रेंजेस जहाँ पे मैं जाती थी वो भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं थे तो माई पेरेंट्स दे इंस्टॉल्ड अ रैम्प देमसेल्फ ताकि मैं जा पाऊँ सो एवरीथिंग वाज लाइक दैट और उसके बाद आपने पहले कंपटीशन में हिस्सा लिया और क्या हुआ उसी में मेडल मिल गया सो हमारे स्कूल से एक रीजनल गेम्स टूर्नामेंट था जो कि लाइक इट वाज नॉट लाइक फॉर स्पेशली फॉर पैरा एथलीट्स इट वाज competition between like able-bodied athletes and there was no category as such so yes I participated with other able-bodied athletes and I won a gold in that competition बहुत अच्छी बात है कि बम्बई में लोग ताली बजाते हैं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि और जैसे ये गोल्ड मिला उसके बाद क्या घर वालों से माँ बाप से इस तरह का प्रेशर था कि इस बार तेरे 4 रह गए थे 4 करेगी तो तेरे को ये मेडल मिल जाएगा तुम एक और अच्छा मारोगे तो गोल्ड भी मिल सकता है इस तरह का घर में बातचीत होनी शुरू हो गई उसके बाद बस एक आ गया ऐसा नहीं दैट टाइम तो इट वाज नॉट दैट सीरियस जब मैंने पहली बार शूटिंग शुरू करी थी तो दे वर हैप्पी कि पहले मैच में ही गोल्ड सो दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव कि ठीक है लेट्स डू अहेड आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं एंड मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं थी शूटिंग में बिकॉज इट वाज अ लॉट एंड मैंने कभी स्पोर्ट्स को उतना ट्राई भी नहीं किया था बट या दे वर प्रीटी सपोर्टिव और उसके बाद क्या हुआ कहाँ पलटे ये घर वाले not that much I guess but of course जैसा a lot of kids can relate to that कि उनकी parents भी they kind of get very attached to their dreams and their whatever they are competing in, be it studies or be it sports. So yeah, my parents, because they were so much into, because my mother, she used to travel with me in each and every competition. And like I said, my father, it was his dream that I play. So they were too much into it. So yeah, of course, if your child faces any failures, it feels personal to them also. और उसके बाद आपने कौन सा बड़ा आपका टूर्नामेंट इवेंट था पहले के बाद? After that, I started competing in nationals, and then my first international was in 2017, and that was my first ever World Cup. I went to UAE and I competed with other elite athletes like Rio Paralympics gold medalists, and in my first competition, I came second. I won a silver. So that's how I think that was the point when I thought, okay, I'm going to take shooting seriously. और उसके बाद 2018 का साल है, उस साल के बारे में हम बात करेंगे. उससे पहले प्रवीण, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कैसे तय किया कि मुझे स्पोर्ट्स करनी है? ये स्कूल टाइम की बात है, 2015-16. तो मैं एक अकेला बच्चा था डिसेबल, जो कि CBSE स्कूल में पढ़ रहा था. और उस टाइम पे मैं कोशिश करता था कि मैं बाहर जाके खेलूं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ. तो वो मुझे अपने साथ खिलाते नहीं थे. और जब मैं टीचर्स को बोलता था तो स्पोर्ट्स पीरियड में, तो वो भी मना कर देते थे, क्योंकि बोलते थे कि कोई इंजरी हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको आगे फ्यूचर में. तो मेरा माइंड ऐसा था कि जिस चीज़ को मुझे करने से रोका जाए, जो मेरा मन करता है कि मैं खेलना चाहता हूँ,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खेलूँ। तो फिर मैंने प्रिंसिपल सर से और अपने फैमिली से बोला कि मुझे ऐसे खेलने नहीं दिया जाता स्कूल्स में। तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने टीचर्स को बोला। मेरे को सर वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था स्टार्टिंग से। तो मैं वॉलीबॉल के लिए फ़र्स्ट टाइम मैं जब स्पोर्ट्स सर के पास आया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्योंकि वो जो टीम थी वो एबल बॉडीज़ की थी और मुझे उसमें खेलना था उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, बोला कि मैं तेरे को नहीं खिलाऊंगा, नहीं तो ऊपर से मेरे को डांट पड़ेगी कि आप डिसेबल पर्सन को आप एबल बॉडीज में खिला रहे हो, अगर इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस चीज़ की। तो फिर मैंने सर प्रिंसिपल मैम को बोला जाके, तो प्रिंसिपल मैम ने उनको कॉल किया और उनको बोला कि आप एक बार देख लीजिए इनका। तो प्रिंसिपल मैम को पता नहीं था कि वो जिसके लिए आप वो कॉल कर रहे हैं वो डिसेबल पर्सन है। तो फिर उनके पास कॉल आया, मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला कि ये डिसेबल पर्सन है, इनको आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर हम इनको टीम में लेंगे तो मैंने उनको बोला सर कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अगर साइन कहीं पे करना हो तो मैं वो भी कर दूंगा, कि अगर इंजरी होती है कोई, मेरा आगे जाके अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। मैंने कम्पीट किया उनके साथ। मैं CBSE क्लस्टर तक टीम के लिए सिलेक्ट हुआ एबल बॉडीज़ के साथ। मैंने उसमें कम्पीट भी किया। उसके बाद फर्स्ट टाइम 2015 में स्कूल गेम्स हो रहे थे हाई जंप के, तो उसमें एथलेटिक्स इवेंट्स चल रहे थे सारे। तो मुझे चूज़ करना था कि मुझे पता चला एक दिन पहले कि अपना इवेंट होने वाले हैं एथलेटिक्स के। अब मेरे को उसमें इवेंट कौन सा चूज़ करना है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं पहले वॉलीबॉल खेलता था और मुझे बस स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, इसीलिए मैं आया कि भाई मुझे भी कम्पीट करना है एबल बॉडीज़ के साथ। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तू स्पाइकर है, मैं वॉलीबॉल में और डिफेंस भी करता था, दोनों चीज़ें करता था, तो तू एक बार जंप करके देख, हाई जंप ट्राई करके देख। तो वो एक लकड़ी का डंडा लेके आए 3-4 फीट का, उन्होंने दोस्तों ने लगाया और पहले वो चेस्ट तक लेके गए, वो मैंने क्रॉस कर दिया, फिर वो शोल्डर तक ले गए, फिर मैंने दोबारा क्रॉस कर दिया। तो उन्होंने बोला कि तू यार इसमें ट्राई कर। अब सर वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि सर जो सिलेक्शन था वो 2 वीक पहले ही ख़त्म हो गया था, और वो कल का इवेंट है मॉर्निंग में 8 बजे का। मैं आज सर को बोल रहा हूँ सर मुझे कम्पीट करना है एबल बॉडीज के साथ, कि बेटा किस इवेंट में करना है कम्पीट में? सर हाई जंप में करना है। फिर वही प्रॉब्लम आई कि उन्होंने वापस मेरे को ऐसे ही भेज दिया कि नहीं उसमें नहीं कराऊंगा मैं बिल्कुल भी, उसमें पैर मुड़ने का चांस होता है, अगर मसल्स फट गई, फ्रैक्चर हो गया तो फिर कैसे कम्पीट करोगे आगे, और अभी अपने वॉलीबॉल को कैसे ध्यान दोगे। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को, फिर वो दोबारा मेरे को वही चीज़ करनी पड़ी, फिर मैंने खुद दोबारा से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर मैंने जब उसमें कम्पीट किया तो मेरा हाई जंप का पहला गोल्ड था एबल बॉडीज में। क्या बात। उसके बाद मैंने CBSE क्लस्टर खेला, उसमें मेरा गोल्ड आया एबल बॉडीज़ में। फिर CBSE नेशनल खेला एबल बॉडीज़ के साथ ही, उसमें भी मेरा गोल्ड था। और जब फर्स्ट टाइम इन खेलो इंडिया हुआ था 2017 में न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मैंने एबल बॉडीज़ में उसके साथ कम्पीट भी किया है वहाँ पर। और उसके बाद जो बहुत बड़ा साल आपकी ज़िंदगी में आया वो 2018 था, और आप बहुत ख़ास व्यक्ति से मिले, आपके कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जो इस समय यहाँ मौजूद हैं। सत्यपाल जी आप खड़े हो जाएं जहाँ। हाँ, ये यहाँ डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं। तो सर ने क्या कहा आपको? मैं फर्स्ट टाइम सर से 2018 में 26 अगस्त को मिला था इवनिंग में 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। मैं सर के पास आया, सर ने मुझे बोला कि कौन सा इवेंट करते हो? मैंने बोला सर मैं हाई जंप करता हूँ, और मैंने सर CBSE नेशनल में मेरा गोल्ड है, मेरा पर्सनल बेस्ट 1.85 मीटर है। सर ने बोला कि कौन सी टेक्निक से करते हो? मैंने बोला सर टेक्निक्स तो मुझे पता नहीं है कौन सी टेक्निक्स होती है हाई जंप में, पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। सर ने बोला कि चल ठीक है। तो वहाँ पे डिकैथलॉन वाले एथलीट्स जिनके 8-10 इवेंट होते हैं वो कम्पीट कर रहे थे, तो वो हाई जंप का ट्रेनिंग कर रहे थे, सॉरी। तो मेरे को वहाँ पे लेके गए, तो सर ने उनको हटा दिया, उन्होंने बोला कि मैं तुमको हाई जंप दिखाता हूँ, तो अभी ये हट जाओ, ये बच्चा अभी जंप करेगा। तो मैंने उसमें 180 जंप किया सीजर टेक्निक। तो सर ने वहाँ पे बार रुकवा दी, स्टार्टिंग वहाँ से 170 से स्टार्ट हुआ था, तो 180 पे उन्होंने बार रुकवा दिया।
उसके बाद उन्होंने बोला कि एक काम कर तू, अभी मैं एशियन गेम्स के लिए जा रहा हूँ, एशियन गेम्स से जब मैं वापस आ जाऊँगा तो मैं 15 अक्टूबर को वापस आऊँगा, तो 16-17 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाना। और मेरी फैमिली को बोल दिया कि अगर इसके खाने पीने का या इक्विपमेंट का जो भी खर्चा रहेगा, रहने का, वो सारा मैं करूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे अपने पास ही रख लिया। और उसके बाद जो बड़ी बात हुई वो आप 2019 की बात हुई। 2019 पर मैं आऊँगा बाद में, उससे पहले आता है 2018। तो 2018 बहुत मुश्किल साल रहा अवनी। क्या हुआ वो बताइए और कैसे आपने वो मुश्किलें पार की? सो लाइक आई सेड 2017 में मैंने मेरा डेब्यू करा था, और उसके बाद मैंने 2 वर्ल्ड कप खेले, और एक मतलब माय फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज अ सिल्वर देन अ ब्रॉन्ज, एंड देन आई स्टार्टेड कम्पीट। पहले मैं आई यूज्ड टू कम्पीट इन 10 मीटर्स ओनली, देन आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन 50 मीटर्स। और 50 मीटर वाली राइफल इट्स हेवियर देन 10 मीटर, वो डिस्टेंस भी लॉन्ग है, इट्स आउटडोर ऑल्सो, तो वो सब साथ में मैनेज करना। प्लस उस ईयर मैंने 4 या 5 इंटरनेशनल मैचेस खेले, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। मेरा किसी मतलब मैं फाइनल में जा रही थी बट मेडल्स नहीं थे, एंड यू नो बैक टू बैक इवन इन एशियन गेम्स जो कोटा कॉम्पिटिशन्स थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, एंड व्हेन यू स्टार्ट गुड एंड देन यू गो डाउन, इट टेक अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो उस टाइम पे आई वॉज इन माई 11th स्टैंडर्ड आई गेस, और मैंने सोचा कि नहीं अब मुझसे शूटिंग नहीं ही होगी, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन स्टडीज़। एंड I was also, you know, I've always been fond of education, and I wanted to do law and go into that field also. So I thought कि let's just stop this and go there. But then again उस time पे मुझे I guess मेरी family and everyone around me they said कि it's okay, अभी भी you know हमें कोटा जीतना होता है पैरालंपिक्स के लिए, तो there's still one more year 2019, you can still try, अभी भी तुम्हारे पास 1 साल है। and that's with that because बहुत बार जब आप कंटिन्यूस बहुत सारे फेलियर्स फेस करते हो तो यू लूज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट देन एवरी टाइम व्हेन आई वाज गोइंग देयर मैं बस ये सोच रही थी कि आज जो मैं गलती कर रही हूँ आई एम गोइंग टू राइट दैट डाउन एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। बट देन नेक्स्ट मैच में कुछ और डिफरेंट, कुछ और डिफ़िकल्टी, कुछ और गलती हो जाती थी। तो बहुत रोई? Yeah, definitely. When you are at that age, you know you feel very sad कि you're doing a lot of things, सब कुछ तुम सही कर रहे हो, every time you're coming back, you're working on your mistakes, and then also तुम अगली बार जा रहे हो और वो नहीं हो रहा है, and when you face that like 4-5 times, you kind of like feel like okay मुझे करना ही नहीं है अब। But then the support that I got, and I did a lot of mental training exercises because shooting में mental training बहुत important होती है। तो with the physical training, I started working a lot on my mental training as well, and that's how I was able to win a quota in 2019. और फिर आया टोक्यो ओलंपिक्स, यानी वो ओलंपिक्स जो कोविड के साए में हुआ। So in 2019 when I won the quota, I thought okay, finally I got the quota, now I'm going to go to Tokyo, I'm going to compete, and I was very happy, but then again COVID happened और सब कुछ बिल्कुल ऐसे everything came to halt, और मुझे ऐसा लगा कि you know nobody knew आगे क्या होगा, पैरालंपिक्स होंगे नहीं होंगे। But then I thought okay अभी मेरे पास 1 साल है तो let's just focus on training, क्योंकि जब आप compete करते रहते हो ना, आप ट्रेनिंग पे उतना ध्यान नहीं देकर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आउटकम्स पे चले जाता है, रिजल्ट्स पे चले जाते हैं, मेडल आएगा नहीं आएगा। तो जब आपको 1 साल मिलता है सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम करने के लिए, तो यू फील लाइक ठीक है लेट्स जस्ट वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड दैट्स हाउ जब मैं टोक्यो में गई भी आई जस्ट वेंट देयर to gain the experience, because at that time I was kind of like an underdog. Nobody knew if I could win a gold. I could even win a medal, but I got 2 medals in Tokyo itself in my first Paralympics. So that only happened because... और गोल्ड मिला? हाँ जी, so when I went there I was very nervous, and that day also it was so nerve-wracking competing with other athletes. I was just 19 and everyone... Shooting is a game of longevity, so
people around the age of 45, 50 were also competing, and they've been competing since ages. So I felt like, okay, it's difficult, it's not happening. And I went there, and हमारा qualification round होता है, and then top 8 athletes go to the final. So I was 7th in qualification, and I was like, okay, nothing bad can happen now. I'm already 7th. ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8th आ जाऊँगी. Okay, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है? So I thought, okay, let's just go there, and I was just saying myself, focus on the process, focus on the process, and हमारे 24 shots का final होता है. तो by 23rd shot I got to know, okay, the gold is going to be mine. But then at the last shot also I was like, let's just do this right, and I shot a 9.9, which was a decent score, but. Yeah. But when I got out and I got to know I made a world record and a Paralympic record with a gold, and it was my first gold ever internationally, that too in Paralympics. हिम्मत नहीं छोड़ी। 2 साल पहले जो लड़की रो रही थी कि मेरे कुछ नहीं होगा, उसने फिर गोल्ड मारा, और गोल्ड अगर मिलता है तो फिर लोग गाना गाते हैं ना, तो गोल्ड जिसने मारा वो गाना गाएगा। 2 लाइन सुना दे किसी गाने की। Okay, because like. वो मेरे दिल के चैन वाला गाना नहीं सुनना है। Okay, so because like I met Shah Rukh sir yesterday, and I was like starstruck, and so I want to. I can sing a song जी। of his. If you all can help me, because I'm very nervous. ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। दिल की खता भी है क्या, दिल को पता भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। थैंक यू। जो 2018 में इनके साथ हुआ वो एक तरीके से 2019 में आपके साथ हुआ, यानी आपको लगा कि अब मैं ये खेल छोड़ दूंगा, उसकी क्या वजह रही? मैं सर 2019 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था पैरा का, वो स्विट्ज़रलैंड में खेलने के लिए गया था। मैं जिस क्लास में गया था वो कैटेगरी मेरी T42 कैटेगरी थी। हमें सर एथलेटिक्स में हर एक स्पोर्ट्स एथलीट्स को कैटेगरी दी जाती है, उसी कैटेगरी में के हिसाब से हमें इवेंट दिए जाते हैं, हमें उसमें चूज़ करना होता है कि हमें कौन सा कम्पीट करना है। तो मैं T42 क्लास में गया था, तो उसमें मेरा हाई जंप इवेंट था जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 1.95 मीटर है, और उसमें क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड में मेरी कैटेगरी चेंज हो गई, मुझे T44 क्लास दे दी, जो कि जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है, और जो कि पैरालंपिक्स में हाई जंप की सबसे हार्ड कैटेगरी है। तो सर सारी चीज़ें टूट चुकी थी, मुझे अभी भी याद है। शाम को 5 बजे मेरी कैटेगरी डिसाइड हुई और मुझे बोला गया कि तुम्हारा T44 क्लास हो गया है, और अभी आपको T44 में ये कंफर्म क्लास है, इसमें दोबारा रिव्यू नहीं होगा। तो सारी चीज़ें टूट चुकी थी माइंड से। मैं वापस आया रूम पे, और मेरे को अभी भी याद है सर, एक विंडो थी सामने, उसके पार्क था। मैं सर रात को 8 बजे के आसपास मैं अपना डिनर वगैरह करके मैं वहाँ पे बैठ गया, और मॉर्निंग में 5 बजे तक ऐसे ही बैठा रहा, सोचता रहा कि यार आगे स्पोर्ट्स में क्या होगा। जो मैंने सोचा था वो सब चीज़ मतलब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि T44 कैटेगरी का जो मेडल स्टार्ट हो रहा था वो 2 मीटर प्लस से था, और मैं जिसमें ट्राई कर रहा था वो 1.95 मीटर उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था जी। और उसमें ही मेरा उस टाइम पे जो पर्सनल बेस्ट था वो 1.85 मीटर था। क्या T42 वो होता है जब आपका पूरे पाँव में डिसेबिलिटी हो, और अगर नी के नीचे डिसेबिलिटी हो तो वो T44 है। तो T42 से आप T44 पहुँचे, और फिर आपको लगा कि तो दुनिया ख़त्म, और फिर सर आए सीन में। क्या कहा उन्होंने?
मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे उस टाइम पे। तो मैं 8 बजे तक सोया नहीं, 5 बजे तक सुबह। तो 5 बजे सर की कॉल आती है मेरे पास कि आ जाओ, हमें वार्म अप करना है। मैं बिना मुंह धोए, मेरे आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक जम गया था आंसुओं की वजह से। तो मैं सर के सामने पहुंच गया। सर ने मेरा फेस देखा, वो समझ चुके थे कि वो रात भर क्या कर रहे थे। तो सर ने मुझे पहले वार्म अप वगैरह कुछ नहीं कहा, वॉकिंग पे मुझे ले गए और मुझे बोला कि बेटा अगर कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है तो उसकी अहमियत हमारी कम हो जाती है। अगर हम उसे मेहनत करके पाते हैं तो उसे बहुत संभाल के रखते हैं। अगर कोई बात नहीं, मुझे पता है तू परेशान है, T44 क्लास तेरी हो गई है, कोई बात नहीं। अगर तू बहुत सारी चीज़ तेरे माइंड में ऐसी लगेंगी टूट चुका है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से एक नई स्टार्टिंग भी होती है। मुझे बोला कि तू अपना 1 साल मुझे दे के देख। अगर 1 साल में तू अपनी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाएगा या फिर हमारा टोक्यो पैरालंपिक्स आ रहा है, अगर तू उसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा तो मैं तुझे नहीं बोलूँगा तू वापस आके स्पोर्ट्स कर। तो मैं उसके बाद मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप से आया तो मैं वापस गांव चला गया सर को बोल के कि सर मैं गांव जा रहा हूँ, थोड़े दिन वहीं रहूँगा। तो फिर मैं 4-5 महीने तक वापस दिल्ली नहीं आया ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि मैं अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाया कि मुझे दोबारा से हाई जंप करनी है। फिर फैमिली ने फोर्स किया, फिर मेरा OGQ स्पॉन्सर है उसने मेरे को बोला कि एक बार ट्राई कर ले। फिर सर की डेली कॉल आती थी कि अभी क्या कर रहा है, बाहर कहीं ट्रेनिंग करने गया नहीं गया। तो उसके बाद मैं 4-5 महीने मेरा माइंड सेट चेंज हुआ। मैंने वो सोचा कि अभी हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, सब कुछ हार ही चुका हूँ, तो एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं वापस ट्रेनिंग पे आया, फिर सर ने मेरी दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कराई। फिर आपको मेडल मिला टोक्यो में, जी सर। और फिर मेडल मिला पेरिस में। पेरिस का कैसा रहा मेडल? जो सर टोक्यो का जो सिल्वर मेडल था, मेरा पहला पैरालंपिक्स था, तो उसमें मेरा सिल्वर आया था। उसमें भी सर ये प्रॉब्लम हो गई थी कि कोविड था, हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड नहीं था कहीं पे, तो हम पार्क्स में कर रहे थे। मुझे 3 बार कोविड भी हो गया था इसी कारण, और उसकी वजह से मैं 15-20 दिन रेस्ट पे भी था। फिर वापस ट्रेनिंग करने आया, फिर 1 महीने बाद फिर हो गया। और जब मैं मेरा 1 महीना बचा हुआ था सर टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए, तो उससे पहले मुझे 15 दिन पहले इंजरी हो गई। मैं मॉर्निंग में उठा था तो मेरी जो हील है तो वो बेड में पीछे लग गई, और वो उसमें क्या रहा सर कि अंदर जो मसल्स थी वो फट गई अंदर से, जिसकी वजह से मेरा 15-20 दिन तो मैं पूरा रेस्ट पर रहा। तो हमें और टेंशन हो गई कि यार अब कैसे हील होगा ये। फिर हमने OGQ से बात की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात की कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिजियो से हमें ये सारी चीज़ें मिले कि उसको धीरे धीरे उसको हील कर दिया। उसको 90% वो हील हो चुका था, लेकिन जब मैं कम्पीट करने के लिए गया वो 10-15% फिर भी था कि वो खड़ सकता था वापस से पेन। मेरे को स्पाइक्स जो मैं पेन पहन रहा था अपने पैरों में, वो मेरे को फील हो रहा था कि वो अंदर कुछ चुभ रहा है। मुझे अभी भी याद है सर, मेरे टोक्यो वाले इवेंट में बारिश हो रही थी और पलकों से पानी ऐसे झर रहा था नीचे से। बार जो थी हाई जंप बार, वो ऐसे दिख रही थी पूरी। और उसको हम जो टेक ऑफ एरिया था उसको क्लीन करके वाइपर से वो क्लीन कर रहे थे, हम फिर जंप कर रहे थे। तो वहाँ पे डर लग रहा था कि अगर पैर मुड़ गया हल्का सा भी तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूटे बगैर वो मानेगा नहीं। फिर 1-2 जंप हमने स्टार्टिंग की तो उसके बाद माइंड में था कि डर था वो निकल गया। फिर सर ने मुझे बोला था इवेंट से पहले कि बेटा पैर टूटे, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश कितनी भी हो जाए, अपने को यहाँ पे पर्सनल बेस्ट देना है, चाहे तू 4th हो 5th हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वहाँ पे 2.07 किया विद न्यू एशियन रिकॉर्ड, और वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल जीता। पर आपने गोल्ड जीता फिर आपने पेरिस में, और जब गोल्ड जीत लिया उसके बाद घर वाले खुश हुए? सर घर वाले बहुत खुश थे। मैं उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मेरी जो जर्नी थी गोल्ड आ चुका है तो घर वाले ये भी कह रहे हैं कि शादी करो या ऐसा कुछ? हाँ सर, अभी बोलते हैं कि शादी करनी है, कब करनी है। तो क्या कब करनी है? मैंने सर सोचा है कि मैं 2028 के बाद सोचूंगा सर शादी कर लूँ। क्यों? क्योंकि सर स्पोर्ट्स के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं अभी दोनों चीज़ों को संभाल पाऊँगा।
मेरे को स्पोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा पसंद है उस चीज़ में जाने से। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा फोकस 2028 LA तक मैं स्पोर्ट्स पे ही रखूँ। अभी ये घर वाले कितना टेंशन कर रहे हैं आपकी लाइफ में? जितना सबके घर वाले करते हैं। आपके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, अगर आप लोग खड़े हो जाएं तो। अरे तुम्हें यहीं छोड़ के चले गए? ये रहे यहाँ पर। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू फादर। मान जाए जी। तो आपकी अम्मा हमेशा आपके साथ रहती हैं? हाँ जी, मोस्टली। ये ज़्यादा टेंशन दे रही हैं कि फादर ज़्यादा देते हैं? आई थिंक दोनों मिलकर देते हैं। अभी तक आपने क्या सोचा है कि आप कब तक ये स्पोर्ट्स कंटिन्यू करेंगी? क्योंकि शूटिंग तो ऐसा स्पोर्ट्स है कि लोग 60-60, 65 साल तक निशाना लगाते रहते हैं। आपका यह ऐसा इरादा है? सो जब मैं टोक्यो में गई थी एंड देन आई वॉन अ गोल्ड एंड अ ब्रॉन्ज एंड देन यू नो इट वाज लाइक आई सेड आई वाज एन अंडरडॉग। तो सम पीपल थॉट कि ओके एक बार तो हो सकता है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देन आई वेंट टू पेरिस एंड देन अगेन आई वन अ गोल्ड। सो उसके बाद में दैट गोल वाज फॉर माई सेल्फ आई गेस, टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट यू नो इफ आई कैन डू इट वंस आई कैन डू इट अगेन। But now LA is going to be my third time. And, you know, to keep myself motivated, I am trying to focus on other things as well. Like, you know, I'm doing LLM and I'm doing a lot of things which will keep me motivated and which will keep the fire in me alive. So that if I can go 4th, 5th, 6th time, then also I'll be going there with the same fire. Otherwise, when, you know, a lot of people have just one goal and when they achieve it, they are just go somewhere else. They don't know what to do. So for me to maintain that focus, I think I have to try other things so that I can keep the fire alive. वो फायर कम तो नहीं हो रही है? So like I said, I guess failures are very much important and I feel आप जितना fail करते हैं आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं and also failure can keep the fire alive. So if I am not winning, I'm at least learning some or the other thing and keeping my fire alive. प्रवीण, आखिरी सवाल, और देखिए टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया टाइम से। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स जब छोड़ेंगे तो आपने सोचा है कि फिर किस तरह की ज़िंदगी जिएंगे, क्या करेंगे भविष्य में? सर पहले तो मैंने यही सोचा है कि अगर मैं स्पोर्ट्स मैंने 10 साल बाद अपना ख़त्म करता हूँ तो मैं सर उन एथलीट्स की हेल्प करना चाहूँगा जिनको सर ऊपर जाने में, नेशनल इंटरनेशनल जाने में प्रॉब्लम होती है। लाइक फाइनेंशियल हो या फिर उनको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, कोच की ज़रूरत है, जो कि मेरे कोच साहब ने मेरे साथ किया है स्टार्टिंग फेज से ही, कि मुझे पूरा संभाल के रखा है। और मैं भी सर जो गरीब लोग हैं जिनका जो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं और आगे अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प करना चाहूँगा सर। प्रवीण और अवनी मेरे ख्याल से ये अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं है बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी साबित होते हैं। इनकी सोच भी बड़ी अच्छी है और ज़रूर तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां सभी कुछ कह रही हैं हमारे चैंपियंस के लिए, तो मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। प्लीज़ स्टेज पर बने रहें। मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर रोचिता डे, डायरेक्टर श्री लेदर्स, एंड राजीव खांडेकर जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ABP न्यूज़। कृपया स्टेज पर आएँ और हमारे चैंपियंस को ऑनर करें विद अ मोमेंटो फ्रॉम आइडियाज़ ऑफ इंडिया। हर मैदान ये चैंपियंस फतेह कर चुके हैं, भारत का परचम लहरा चुके हैं। वी आर सो प्राउड। Thank you for your hard work and thank you for your perseverance. Ladies and gentlemen, a huge, huge round of applause for our champions. एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद and thank you Divang ji also for a wonderful conversation. ABP আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।